Hello friends, hope you are fine. Today we are going to study our chapter number 1 of class 10 Geography and the name of chapter is Resources and Development. ये प्लेलिस्ट पहले भी एक बार बन चुकी है, तो ये दूसरी बार हम बना रहे हैं जो कमिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स थी तो वो सब हमने दोबारा से राइट डाउन किया है और बहुत सारा नया कंटेंट रिसोर्स संसाधन क्या होता है? तो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज जो हमें प्रकृति से मिले और जो हमारी जरूरत को पूरा करती है। रिसोर्स पेड़ पौधे, लकड़ी, हवा, मिट्टी, कुछ भी जो एक मानव की जरूरत को पूरा करे। इवन ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ रिसोर्स। इंसान भी एक रिसोर्स है, दूसरी चीजों को बनाता है। रिसोर्स आर दोज थिंग्स which we get from nature and satisfy our needs. और हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। Type of resource, there are two types of resource: natural resource and man-made resource. Natural resource जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, याद रखना इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, इनको बनाने प्रकृति से मिलते हैं। और मैन-मेड जो इंसान बनाता है। तो नेचुरल रिसोर्स जैसे मिनरल्स, आयरन, कॉपर, ये सब, मिट्टी, वेजिटेबल्स, पेड़ पौधे, जो भी प्रकृति से हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज व्हिच वी गेट फ्रॉम नेचर, ठीक है। मैन मेड जो इंसान बनाता है, जैसे फर्नीचर, हाउस या फिर मोटरसाइकिल, कुछ भी जो मानव के द्वारा बनाया गया है, दैट इज मैन मेड। मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। याद रखना बायोटिक भी हमें नेचर से मिलते हैं, एबायोटिक भी हमें नेचर से मिलते हैं। बायोटिक हमें प्रकृति से मिलते हैं पर इनके अंदर जीवन होता है, ठीक है, जैसे एनिमल्स, पेड़ पौधे या फिर पशु पक्षियां, ये सब। बायोटिक रिसोर्सेज दो द रिसोर्सेज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर जीवन हो और जो प्रकृति से मिलते हैं, ये भी याद रखना है। Abiotic, these resources which are composed of non-living, इनके अंदर जीवन नहीं होता। वैसे लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, या फिर कोयला, इनके अंदर जीवन तो नहीं है, पर मिलते कहाँ से? Examples are metals and minerals. Abiotic resources are also obtained from nature and these are also natural resources, ये भी याद रखना है। नेचर से मिल रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो अब दो तरह के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड, रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जिन्हें दोबारा बनाया जा सके या प्रकृति उन्हें दोबारा से कवर अप कर लेती है, रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार यूज करे और खत्म। प्रकृति के पास इनका स्टॉक लिमिटेड है, जैसे पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, दीज ऑफर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, बहुत लंबे समय में ये बनते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ये भी याद रखना है। अब हम रिसोर्सेज को मालिकाना हक के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ओनरशिप के बेस पे। तो इंडिविजुअल रिसोर्स जो एक व्यक्ति का हो, जैसे आपका फोन, तो वो आपका है ना, तो इंडिविजुअल। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज जिसपे एक पूरी कम्युनिटी का हक हो, जैसे पब्लिक पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस। नेशनल रिसोर्सेज जो देश के संसाधन है, जिसपे पूरे देश का हक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिसपे पूरी दुनिया का हक है। तो मालिकाना हक के बेस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज व्हिच आर ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक पर्सन के द्वारा, जैसे बाइक, किसी व्यक्ति की बाइक है, वो उसकी है, इंडिविजुअल। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स जो पूरी कम्युनिटी के लिए बने हुए हों, एक व्यक्ति के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए। पब्लिक पार्क्स, टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। याद रखना नेशनल रिसोर्सेज एक देश के होते हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सेज पूरी दुनिया के, जैसे सी, समुद्र, वो पूरी दुनिया का उस पर अधिकार होता है। और नेशनल रिसोर्सेज जैसे भारत
रिसोर्सेज को यूज कर लिया गया है, मतलब उन्हें डेवलप कर लिया गया। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन एंड आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, अभी उनका सही से शोषण नहीं हुआ एफिशिएंटली एंड डेवलप्ड resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined or utilized, उनको पहचान भी लिया गया और यूज भी किया जा रहा है, मतलब डेवलप। स्टॉक मटेरियल इन एनवायरनमेंट which have the potential, जो प्रकृति के पास मटेरियल अवेलेबल है और जिसके अंदर क्षमता है ह्यूमन बीइंग की जरूरतों को पूरी करने की, पर अभी वो किस कारण से वो सही से उपयोग नहीं हो पा रही, टेक्नोलॉजी खराब है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो उसका स्टॉक अवेलेबल है, उसकी बड़ी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। मतलब कोई भी ऐसा सामान या आप इसे और आसान जैसे गवर्नमेंट स्टॉक लगाती है गेहूं का, फिर कोटों के जरिए बांटती है, तो वो जो बड़ी क्वांटिटी में अपने पास रखती है किस लिए, ताकि ह्यूमन बीइंग की नीड्स को पूरा। रिजर्व्स are the subject of stocks which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started। रिजर्व वो होते हैं, ये भी एक तरह का स्टॉक ही है, पर और इनका उपयोग किया जा सकता है, पर अभी इनका उपयोग करना शुरू नहीं किया। जैसे रिजर्व नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाई गई। इस तरह उपयोग किया जाएगा कि आने वाली जनरेशन के लिए भी चीजें या संसाधन बच सके, उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके। मतलब आज की जनरेशन अपनी जरूरतें इस तरह पूरी करेगी कि आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। इस तरह संसाधनों का उपयोग करना कि आने वाली जनरेशन की जरूरतें मतलब कि सैक्रिफाइस ना हो, उनके लिए भी संसाधन बच सके। तो एक क्लाइमेट समिट हुआ था, अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। इन 1992 ब्राजील की कैपिटल आप मुझे बताइए। इन 1992 मोर देन 1000 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब अलग अलग देशों के 1000 से ज्यादा डिप्लोमेट्स नेता रियो डी जेनेरियो में मिले ब्राजील में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट। द समिट वाज convened for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development at the global level। ताकि ये जो प्रकृति की समस्या, जो पोल्यूशन या लोगों, देखो आप खुद सोचो, इतना ज्यादा पोल्यूशन मानव आज के दौर में फैला रहा है। अमेरिका का पर कैपिटा कार्बन एमिशन 23 टन है पर ईयर का, एक व्यक्ति के हिस्से में 23,000 किलो कार्बन एमिशन, इंडिया में 2.4 के आसपास है। पर फिर भी और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, लैंड डिग्रेडेशन, फैक्ट्रियों से धुआं की प्रकृति, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है। फिर अर्थ सूर्य की डायरेक्ट यूवी रेज धरती पे पहुंचती है और लोगों के जीवन को इफेक्ट करती है। तो यहाँ मानव को समझना चाहिए कि जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिया उनका सही से उपयोग करें, नहीं तो फिर प्रकृति एक दिन कह देगी कि भाई अब मेरे बस का तो है नहीं तुम लोगों की जरूरतें पूरी करना, क्योंकि तुमने मेरा पहले ही बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया। तो यहाँ लोगों को समझना चाहिए कि ये प्रकृति के पास संसाधन लिमिटेड है और हमें इन संसाधनों को बहुत सोच समझ के यूज करना है। द असेंबल्ड लीडर, तो ये लीडर इकट्ठे हुए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। अब देखो जब बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो हमारे इसमें है फ्रोस्ट जोन में है, तो फिर क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा, और जब सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो जो आइलैंड्स हैं या जो फिर बाढ़ आएंगी, आइलैंड्स पानी में छिप जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को कि प्रकृति को प्रोटेक्ट करें। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल, तो दुनिया भर के देशों ने क्या अपनाया, एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21
फिर दूसरा पूछ लेगा कौन सी कॉन्फ्रेंस में, या फिर तीसरा पॉइंट कहाँ पे, ब्राजील में इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दुनिया भर के देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे में आगे बढ़ रहे हैं। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पांसिबिलिटी। दुनिया भर के सभी देश एक साथ आएंगे ताकि गरीबी, भूखमरी या फिर इस तरह प्राकृतिक जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। देखो कोई भी नेचुरल जो प्रॉब्लम होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन होती है, तो यहाँ पे मानव को क्या जरूरत है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, ताकि वो प्रकृति के संसाधनों के यूज को कम कर सके, और जब वो कम यूज होंगे तो वो ज्यादा बचे रहेंगे। जब वो ज्यादा बचे रहेंगे तो जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो उनका लंबे समय तक यूज कर पाएंगे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज द एवरी लोकल गवर्नमेंट, मतलब एवरी लोकल राज्यों की भी या पंचायत या जो इंडिया के स्तर पर बता रहे हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी अपने स्तर पे इनको लागू करेगी। दुनिया भर के सभी देशों में लोकल गवर्नमेंट्स भी एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करेगी। रिसोर्सेज प्लानिंग, देखो प्रकृति ने हमें संसाधन लिमिटेड दिए हैं, हम मानते हैं, तो अब इनकी सही से प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी तो ये सही से उपयोग हो पाएंगे। और अगर रिसोर्सेज की प्लानिंग ना की फिर तो वो वेस्ट हो जाएंगे, या वो सही दिशा में या उनका सही से उपयोग नहीं होगा, फिर मानव की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। अच्छा आप देखो आज दुनिया में हर देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है देश से, और निकलेगा कब, जब वो बहुत फैक्ट्रियां बहुत प्रोडक्शन करेगा, तभी जब डेवलप्ड बनेगा, और तभी उसी वक्त वो उतना ही ज्यादा प्रकृति का दोहन भी कर रहा है। बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को इस प्रकृति को। रिसोर्सेज प्लानिंग इंक्लूड द स्ट्रेटजी एंड आइडियाज टू बी यूज्ड व्हाइल एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज सो दैट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स कैन बी फुलफिल्ड। संसाधनों के लिए योजनाएं बनाना कि उनका उपयोग कैसे करना है, ताकि सही से सभी व्यक्तियों की प्रेजेंट जनरेशन की भी और फ्यूचर जनरेशन की भी जरूरतें पूरी हो सके। लैंड रिसोर्सेज, अब इसकी तो बात ही क्या करी जाए लैंड रिसोर्सेज की, ये तो प्रकृति से हमें बहुत लिमिटेड मिला है, क्योंकि जानते हैं 71% में से ज्यादा में तो वही है हमारा पानी, वाटर है। अब लैंड इतना कम, ऊपर से फिर अच्छा लोगों की नीड्स, भाई जब एक घर पर्याप्त है तो 5 प्लाट या 6 प्लाट या 7 घर बनाने की जरूरत क्या है। अब वो बन तो जाते हैं, आदमी लेके भी रख लेता है, सिक्योर फील करता है, भाई की प्रकृति में उतनी प्रोडक्टिव लैंड क्या हो गई, कम हो गई। आज आप देखो जगह जगह कॉलोनियां कट रही हैं, या फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, या फिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, उससे क्या होगा, उससे प्रकृति की जो जमीन है, फर्टाइल लैंड है, वो कम होती चली जाएगी और पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, और फूड प्रोडक्शन भी तो कम होगा जब जमीन कम होती चली जाएगी। आएगी यही सब समस्या है। कहने प्रकृति यही तो कहती है कि भाई जरूरतें तो पूरी कर सकती हो, पर लालच को पूरा नहीं कर सकती। लैंड रिसोर्सेज, वी लिव ऑन अ लैंड एंड परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड यूज लैंड। हम बहुत तरीकों से जमीन का उपयोग करते हैं, हम सब रहने के लिए भी, वेस्ट, इवन वेस्ट भी तो हम लोगों का धरती पे ही दिखता है, तो लैंड उसके लिए भी यूज होता है। लैंड इज एन एसेट, जमीन एक संपत्ति है फॉर फाइनाइट मैग्नीट्यूड, और ये लिमिटेड है, ये भी याद रखना है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर पर्पस विद केयरफुल प्लान। तो जमीन का उपयोग बहुत सही तरीके से करना बहुत ज्यादा। आसपास कितने ज्यादा घर बनते जा रहे हैं, तो वो बन तो जाएंगे, ठीक है हम मान लें, प्रकृति से फर्टाइल लैंड कम होती जाती है। हम मान लो जैसे 10 बीघे में कोई कॉलोनी, अब 1 बीघे में 30 क्विंटल 3 क्विंटल गेहूं होता है, तो 10 बीघे में 30 क्विंटल गेहूं अब प्रकृति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर तो घर बन चुके हैं। यहाँ पे मानव को बहुत ज्यादा जरूरत है प्रकृति को प्रोटेक्ट करने। मानव में हम भी हैं और आप सब भी हैं। तो ये देखिए 27% प्लेट्यूज है पठार, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ये सब 43% प्लेन्स है और 30% हमारे यहाँ लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। इन
उतना ही प्रोडक्शन कम हो गया नेचर में, तो वो करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो जो 5 साल या 1 साल से 5 साल के बीच में छोड़ी जाए, खाली जिस पे खेती नहीं उगाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब इतने ज्यादा जानवर भी हैं, कल्टीवेट मतलब कि पशु भी हैं, तो फिर उनके लिए भी घास उगाना है। अब वो घास कब उगेगा? जब प्लेन लैंड होंगे। प्लेन लैंड कब आएंगे? जब पेड़ कटेंगे तभी तो घास उग पाएगा। और अगर घास उग रहा है तो फिर खाने वाली फसलें नहीं उग पाएंगी। अब जब खाने वाली फसलें नहीं उगेंगी तो पेड़ उग पाएंगे। तो यहाँ पे लोगों को ये सोचना है कि प्रकृति का हमें बहुत ही ज्यादा समझ के यूज करना है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रो नॉट इंक्लूडेड इन द लैंडफॉर्म एरिया। फिर इस तरह की झाड़ियाँ सी पैर उस पे उग जाती हैं कुछ जमीनों पे जो किसी काम की नहीं। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा रोड के साइड में होती है, अगर हम उस पे पेड़ लगाते वो तो प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो तो ऑक्सीजन वो करेगा, पर वो जो झाड़ियाँ ऐसी उगी हुई हैं वो तो किसी काम की नहीं है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, जो 5 साल से ज्यादा ऐसी पड़ी है जमीन बेकार, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वो कल्चरेबल। नेट सोन एरिया अगर हम देखें इंडिया का, ये डाटा हमारे सामने है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका PDF तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो फॉरेस्ट हमारे यहाँ देख लीजिए कितने % है, वैसे कलर्ड ग्रीन है, तो आपकी बुक में पर ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम इसको देख लेते हैं। फॉरेस्ट हमारे यहाँ कितने में है? 18% में, ठीक है। बैरेन लैंड जो बंजर जमीन पड़ी है बेकार 12%, 12.0, और एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज 4.95%, परमानेंट ग्रेजिंग लैंड जो घास के लिए या फिर घास के लिए जिनपे घास उगता है जमीन पर वो 4.71% है, और एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ये कितना है हमारे यहाँ। इस तरह आप इस डाटा को देख लीजिएगा। कल्चरेबल वेस्ट लैंड हमारे यहाँ है 4.17%, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और फैलो अदर लैंड हमारे यहाँ कितनी है? 2.50%, और करंट फैलो हमारे यहाँ 3.7%, और नेट सोन एरिया जिसमें फसलें उगती है 45.6%। ये था 1960 और 1961 का, और ये है 2008 और 9 में। अब 2008-9 में अगर आप देखो जंगलों की जमीन बढ़ी है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए वो किए थे प्रिवेंशन, जैसे फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट हुआ, ठीक है, इस तरह से। और नेट सोन एरिया भी बढ़ा है 46.2%, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पर ये बंजर जमीन वाला एरिया कम हुआ है, वो 12% था, अब 8.61% है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज जो वेस्ट बढ़ा है ये भी बढ़ा है, तो यानी ये नुकसान की चीज़ है क्योंकि वेस्ट लैंड बढ़ रही है इंडिया के अंदर। कूड़ा जहाँ पे फेंका जाता है जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ है वो 4.95% थी, कम 5.5%। ये परमानेंट पास्चर लैंड जो जहाँ पे घास उगता था जिन जमीनों पर वो 4.7% था, 3.38% ये बढ़ रहा है। और एरिया अंडर, इसीलिए आप देखते हैं आज दूध के रेट कहाँ पहुँच रहे हैं, 60-70 तक दिख रहा है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ये 1.50 था, ये 1.11 रह गया, ये भी ट्रीज वाला एरिया भी घट रहा है। तो ये सब डाटा का कंपेरिजन आप अच्छे से कर सकते हैं। बुक में पेज नंबर 6 पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर नया एडिशन है तो आप देख लीजिए। लैंड डिग्रेडेशन, अब देखो लैंड कम भी होती जा रही है। लैंड डिग्रेडेशन ऑकर्स व्हेन द इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज लॉस्ट। जब जमीन की उत्पादकता दर खत्म हो जाए तब लैंड डिग्रेडेशन होती है। लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही है? क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्स। मानव फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स डाल के जमीन में क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहा है, जमीन अपनी उत्पादकता क्षमता खोती जा रही है। उससे क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन, ओवर ग्रेजिंग हो चुकी है तब लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग खुदाई के चक्कर में कितनी जमीन बेकार हो जाती है, क्योंकि जब जैसे सोने की खुदाई है उसमें कितनी मिट्टी वेस्ट होती है, कितनी जमीन खराब हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन है, जंगलों की कटाई हो रही है। लैंड कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जमीन को बचाना बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अब से अगर हम 40 साल बाद की बात करें कैसे मानव सर्वाइव करेगा जब इतना ज्यादा पोल्यूशन या ये सब चीजें होंगी। लैंड कंजर्वेशन, क्योंकि हर व्यक्ति की आज के दौर में नीड्स बढ़ती जा रही है ना, उसको AC भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें। लैंड कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंसेप्ट ऑफ लैंड
एक व्यक्ति गोल्ड ना पहने तो यानी देखो गोल्ड की माइनिंग नहीं होगी तो फिर कितनी ज्यादा जमीन बच सकती है, पर मानव वो उसको गोल्ड पहन के दिखाना है दुनिया को। तो अब वो जो 10 ग्राम या 20 ग्राम या जितना भी, वो कब आया होगा जब प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा। तो यहाँ मानव को समझना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को, कि उसको अपनी जरूरतों को बहुत मिनिमाइज करना है। तो वाटर एरोडेड एरिया 56% है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया जहाँ पे 28% है, और गवर्नमेंट का टारगेट इसको 33% करने का। सेलाइन एंड एल्काइन जहाँ पे गिरगिली मिट्टी है वो 6% है, और विंड एरोडेड एरिया जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती है वो 10% है। इंडिया का वेस्ट लैंड, ठीक है। सोयल एज अ रिसोर्स, सोयल अब मिट्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखो, क्योंकि वहीं से सब कुछ होता है। सोयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और इसी से ही जीवन चलता है, क्योंकि मिट्टी से उत्पादन होता है, फिर मानव या और सभी जानवर या पशु पक्षी सब अपना भोजन यहीं से प्राप्त करते हैं, या और भी जो हमारे को रॉ मटेरियल मिलता है वो मिट्टी की उत्पादकता से ही मिलता है। द सोयल इज अ लिविंग सिस्टम, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। और मानव क्या कर रहा है, अपने लागत के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है। टॉप सोयल, तो सोयल की 4 लेयर होती है। टॉप सोयल द अपर सोयल लेयर कहा जाता है, तो फिर उसके बाद सब सोयल, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड शेल क्ले। और ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है, उसके बाद सबस्ट्रम वेदर्ड पेरेंट रॉक, और फिर सब सोयल वेदर्ड रॉक, सैंड एंड, और फिर ये वाली सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, टॉप सोयल कहलाती है। Classification of soil. India has varied relief features, landform, climatic relief, real and vegetation type। थी हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के मौसम है, इतनी बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी और अलग अलग तरह की मिट्टी अवेलेबल है, अलग अलग तरह की वेजिटेशन है। तो हम इतने रिच होने के बाद नेचुरल रिसोर्सेज में फिर हम प्रकृति को बचाने के लिए क्या करते हैं। एनजीओज या गवर्नमेंट अपने स्तर पे कोशिश कर रही है, पर उसके साथ साथ हम सिटीजन्स को भी इस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करना है कि हम भी अपने नेचर को बचा सकें। तो सोयल के टाइप क्या होते हैं, एलुवियल सोयल, अ यंग सोयल ड्राइव्ड फ्रॉम रिवर स्ट्रीम, अ मरीन डिपॉजिट जो रिवर के बहाव के साथ आती है, या फिर जैसे रिवर का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे ऐसे हो रहा है और यहाँ पे ये इकट्ठी होती जा रही है और ये प्लेन्स बन जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में, इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में यही सोयल ज्यादा पाई जाती है। स्ट्रीन एंड मरीन या समुद्र से आती है जो, और बहुत इनमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब एलुवियल सोयल में 2 तरीके की है, खादर एंड खादर क्या है। द खादर सोयल आर फाउंड इन लो एरिया ऑफ वैली, ये निचले इलाकों में मिलते हैं। बॉटम ऑफ अ वैली विच आर फ्लडेड एवरी ईयर, जहाँ पे हर बाढ़ आती रहती है वहाँ पे मिलते हैं। ये टेक्सचर में फाइन होती है। द खादर इज अ लाइट इन कलर, और इसका कलर बहुत हल्का होता है, एंड इज कंपोज ऑफ न्यू डिपॉजिट। और ये क्योंकि बाढ़ आएगी वो अपने साथ नए डिपॉजिट्स लाएगी, तो उससे बनती है खादर। इसको न्यू सोयल भी कहा जाता है, और बंगर सोयल को ओल्ड एलुवियल भी कहा जाता है, और खादर सोयल को न्यू एलुवियल। द बंगर सोयल आर फाउंड इन हायर रीच अबाउट 30 मीटर अबाउट द फ्लड लेवल, और जो समुद्र का या फिर बाढ़ का स्तर होता है उससे 30 मीटर ऊंचाई पे ये मिलती है। दिस सोयल हैज कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नडल्स देन द खादर, और इसमें छोटे छोटे कंकर भी होते हैं। ब्लैक सोयल ये कॉटन के लिए बहुत बढ़िया होती है, और वो वीट के लिए वीट या पैडी। These soil are black in color and are also known as रगूर soil। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया आपके सारे। ब्लैक सोयल को रगूर सोयल भी कहा जाता है, कॉटन के लिए सबसे बढ़िया है। Believed that climatic condition with the parent rock material are the important। हम ज्यादातर ये डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, किसी के गुजरात और महाराष्ट्र या फिर उस तरफ केरला वाले इलाके में भी ये ज्यादा पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सोयल, और पेरेंट रॉक इसके उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेड एंड येलो सोयल, रेड सोयल डेवलप इन द क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक में होती है। ये इट इज मेनली फाउंड इन लो रेनफॉल एरिया, जहाँ पे बारिशें कम होती है, मेनली वहाँ पे मिलती है। इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में मिलती है। डेक्कन
लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और बारिशें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में। इनके अंदर ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो, ह्यूमस कम होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली द डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया डेस्ट्रॉयड, किस कारण वो मर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ह्यूमस इनमें क्या होती है, कम होती है। लेटराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन केरला, कर्नाटक, असम एंड तमिलनाडु में आमतौर पर ये मिलती है कॉफी और टी के लिए, क्योंकि कर्नाटका में हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा क्या होती है, कॉफी या आयरन मिलता है उसका। केरला में हमारा कॉटन हो गया या स्पाइसेस हो गए, और टी हमारा आसाम में हो गया। अच्छा मेरे को ये बताइएगा तमिलनाडु के अंदर कौन सा पोर्ट है, एडिड सॉइल इज रेड ब्राउन इन कलर, ठीक है, ये रेड होती है और ब्राउन भी होती है इन कलर में। दे आर जनरली सैंडी और रेतेली टाइप होती है। इट इज मेनली फाउंड इन हाई टेम्परेचर एरिया में मिलती है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो। इट रिड्यूस मॉइस्चर ग्रेजुअली आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, और इसका मॉइस्चर कम हो जाता है जब इसको अच्छी तरह से इरिगेट किया जाता है। इट इज मेनली फाउंड इन वेस्टर्न कोस्ट, और ये कहाँ पे मिलती है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में यानी राजस्थान। मैं आपको मैप पे भी दिखाता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अंदर, एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, ग्रीन वाला पोर्शन कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन है हमारे यहाँ, मिट्टी फॉरेस्ट और माउंटेन वाली मिट्टी ये इधर है, ये इधर है। एलुवियल सॉइल, ये मैंने बताया था नॉर्दर्न प्लेन पूरा एलुवियल सॉइल से कवर रहता है, और थोड़ा सा हमारा आंध्रा वाला एरिया भी है, तमिलनाडु का भी एरिया है। ब्लैक सॉइल मैंने बताया डेक्कन प्लेट्यू पे, ये पूरे डेक्कन में ब्लैक सॉइल है, ठीक है। लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल हमारी कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ठीक है। तो ये और इधर हमारा तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और केरला वाले एरिया में है, यहाँ पे और ब्लैक सॉइल हो गया। लेटराइट सॉइल हमारी कहाँ पे मिलती है, ठीक है, यहाँ पे, और ये राजस्थान के कुछ एरिया में। और एसिड रेतीली मिट्टी, रेत का मतलब ये राजस्थान या थोड़ा सा एरिया आपके बुक में, ये पेज नंबर 9 पे है, जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। और मैप को रोजाना फिलअप किया कीजिए, नदियों के या फिर जो उस पर इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, सिटी या फिर कौन सी नदी किस राज्य से गुजर रही है, या कहाँ पे जाके वो डेल्टा बन, बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। इवन एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी यू शुड नो दैट। तो सॉइल इरोजन, द डिनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग, जब मिट्टी, जो मिट्टी की टॉप सॉइल लेयर है वो पानी के कारण धुल जाए, या फिर मानव के किसी एक्सप्लॉयटेशन के कारण, या फिर नेचुरल डिजास्टर के कारण अपनी जगह से खिसक जाए, या फिर वो यूज की ना रहे। कॉजेज क्या है, जैसे सही तरह से अगर मान लो किसी व्यक्ति को खेती करना नहीं आता, वो फर्टिलाइजर या मैन्यूर उल्टे सीधे डाल दे, तो फिर मिट्टी क्या होगी, खराब हो जाएगी। और पानी बहुत तेजी से उसे अपने साथ बहा कर ले गया, जब बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा पानी का कलर व्हाइट नहीं होता, वो मिट्टी वाला होता है, क्योंकि वो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जा रहा है। एनी अदर सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा। खुद सोचिए कि अगर मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो फिर मानव के लिए उगाएंगे कहाँ से, रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे। These are some ways through which soil can be preserved, जैसे फॉरेस्ट या बायोस्फीयर रिजर्व बना के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के, काउंटर फार्मिंग करके, टेरेस फार्मिंग, या फिर वो गली फार्मिंग बनती है। ये तो टेरेस फार्मिंग पहाड़ों पे चलती है। गली फार्मिंग क्या होता है, इस तरह से जो पानी आता है वो सारा इधर से निकल जाता है और खेती इसके। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखिए एज अ सिटीजन आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि नेचर को प्रोटेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, गवर्नमेंट तो पॉलिसीज बना देगी और उनको फॉलो अप करना हम लोगों की जिम्मेदारी। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल अगर आप जुड़ना चाहते हैं। और बाकी अगर आपको कोई किसी भी चीज से, इससे नोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें जो ये पहले बनी थी ना वीडियो, उसमें क्या था, बहुत सारी कमियां थी।